विषय का 5वां चैप्टर यात्रियों के नज़रिए से। इसके अंतर्गत हम पहले अल बरूनी के बारे में पढ़ चुके हैं जो 11वीं शताब्दी में भारत आया था। इन यात्रियों में दूसरा यात्री इब्न बतूता, यह 14वीं शताब्दी में हमारे यहाँ पर आया। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा गया। हमारे यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा गया। विशेषता ये है, जितने भी यात्री आए थे उन्होंने सबने अपनी पुस्तकें लिखी, लेकिन इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत को ज़्यादा महत्व दिया। उसका कहना था कि हमें अनुभव से ज़्यादा शिक्षा मिलती है, तो उसने जहाँ जहाँ की यात्राएं की उन सब का वृत्तांत उसने अरबी भाषा में लिखा। दूसरा, ये भी अपने क्वेश्चन बनता है, उसके यात्रा वृत्तांत को क्या कहते हैं। उसके यात्रा वृत्तांत को रिहला कहा जाता है। उसने जिन जिन जगहों पर यात्राएं की उन्हें रिहला के नाम से पुकारा जाता है। मोरक्को का यह यात्री, इसका जन्म तंजीर में हुआ था। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत और प्रचुर मात्रा में इस यात्री ने हमें जानकारियाँ दी। वह शरिया का ज्ञाता था। आप सोचेंगे शरिया क्या है, सवाल भी आ जाता है या क्वेश्चन भी आ जाता है, शरिया क्या है। शरिया इस्लाम का कानून, इस्लाम के अंतर्गत कानून को शरिया कहा जाता है। वह शरिया का ज्ञाता था। उसका खुद का परिवार बहुत ही शिक्षित था और वह सभी शरिया के विशेषज्ञ थे। इसके परिवार के लोग भी, इसके माता पिता भी शरिया के विशेषज्ञ थे। इब्न बतूता यात्राओं से अर्जित ज्ञान को ज़्यादा महत्व देता था। उसने जितनी भी यात्राएं की उन सब का वृत्तांत लिखा। हठीला यात्री, वह इतिहास के अंतर्गत एक हठीला यात्री के रूप में प्रसिद्ध है, क्योंकि जिस समय यात्राएं भी जोखिम भरी होती थी, आज की तरह से आसानी से हम यात्रा नहीं कर सकते थे। उस समय इस यात्री ने बहुत सारी यात्राएं की। उसकी एक यात्राओं की एक विशेषता थी, वह एक कारवा को लेकर चलता था, या हम कह सकते हैं काफिला को लेकर चलता था। अपने साथ काफी लोगों को लेकर चलता था। काफिले के साथ यात्रा करने पर कई बार, उसके बाद भी कई बार लूटपाट या उन पर डाका, इस तरह के कई कठिनाइयाँ उसे सामने आई और कई बार कई यात्री मर भी जाते थे। एक बार तो अपनी लंबी यात्रा के दौरान उसके काफ़ी साथी मर गए और उसके साथ एक इब्न बतूता स्वयं बच गया। उसे यात्राओं का बहुत ज़्यादा शौक था। सिंध आने से पहले उसने 1332-33 के अंतर्गत मक्का की यात्रा की। मक्का के अलावा उसने सीरिया, यमन, ओमान आदि स्थानों की यात्राएं की। इसके पश्चात 1333 के अंतर्गत वह सिंध आया। उसके सिंध आने का सबसे बड़ा कारण दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद तुगलक की दयाशीलता, उसकी कला, उसके साहित्य से प्रभावित होकर वह 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। जिस समय वह दिल्ली आया उस समय यहाँ पर सुल्तान मोहम्मद तुगलक थे और मोहम्मद तुगलक ने भी इब्न बतूता की विद्वता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का काजी बनाया। काजी मतलब उसे दिल्ली का न्यायाधीश बनाया। काफ़ी समय तक मोहम्मद बिन तुगलक
और इब्न बतूता दोनों ने साथ में कार्य किया, लेकिन कुछ समय पश्चात उनके अंतर्गत कुछ गलतफहमियां उत्पन्न हो गई। उन गलतफहमियों से सुल्तान ने इब्न बतूता को काजी के पद से हटाकर उसे जेल के अंदर डाल दिया। काफ़ी समय तक वह जेल में रहा। कुछ समय बाद जब सुल्तान के और इब्न बतूता के बीच में जो गलतफहमियां दूर हुई तो उसे वापस जेल से निकाला गया और उसे फिर से काजी बना दिया गया। उसे राजकीय सेवा में फिर से ले लिया गया या राजकीय सेवा में उसे फिर से बहाल कर दिया गया। 1342 ईस्वी में मंगोल के शासक के पास मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने दूत के रूप में उसे चीन भेजा। चीन के अंतर्गत भी उसने वहाँ पर काफ़ी अच्छा जो भी देखा उसने यहाँ पर यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत लिखा। मलाबार से मालदीव 18 महीने वह सुल्तान के आदेशानुसार काजी के पद पर रहा। ये है इब्न बतूता की प्रमुख बातें। इसमें क्वेश्चन सरिया, यात्रा वृत्तांत रिहला, सिंध आने से पहले उसने कौन कौन सी जगह की यात्राएं की और उसे दिल्ली में कौन सा पद दिया गया। इसके बाद इसने यहाँ पर जो प्रमुख रूप से चीज़ देखी उसमें संचार प्रणाली से यह बहुत ही प्रभावित हुआ। यहाँ की जो संचार प्रणाली थी उस समय की, इसने अपने यात्रा वृत्तांत में ये चीज़ प्रमुख रूप से लिखी है कि यहाँ की जो संचार प्रणाली थी वह बहुत ही अच्छी थी। यहाँ पर मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में ये चीज़ बता रही हूँ कि उसकी सुल्तान की डाक प्रणाली बहुत ही अनूठी थी। व्यापारियों के लिए दूरी तक माल और सूचना दोनों ही भेजना बहुत ही आसान था, बहुत ही। जहाँ पर सिंध से दिल्ली तक 50 दिन लगते थे, उस समय तो ऐसी सुविधाएं थी नहीं, तो सिंध से दिल्ली तक पहुँचने में 50 दिन लगते थे। ऐसे टाइम में सुल्तान के गुप्तचर सिंध से दिल्ली तक किसी भी सूचना को या कोई भी माल को 8 दिन में पहुंचा देते थे। ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी संचार व्यवस्था थी। अब संचार व्यवस्था किस तरीके की थी इसके बारे में अपन देखेंगे, या उसकी डाक व्यवस्था किस तरीके की थी। ये सवाल महत्वपूर्ण है कि उसकी संचार व्यवस्था किस तरीके से महत्वपूर्ण थी। एक साइड दो तरीके की व्यवस्था थी। एक थी उसकी अश्व डाक व्यवस्था। अश्व डाक व्यवस्था। दूसरी है पैदल व्यवस्था। आप कहेंगे कि ये तो कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है ऐसी, घोड़ों से तो डाक व्यवस्था थी, पैदल भी डाक व्यवस्था थी, लेकिन इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण चीज़ क्या थी। अश्व डाक व्यवस्था को उस समय एक नाम दिया गया था, उल्लुक। ये आपके क्वेश्चन बनेगा। अश्व डाक व्यवस्था का क्या नाम था, या डाक व्यवस्था कितने प्रकार की थी, उनके नाम क्या थे। तो अश्व डाक व्यवस्था उल्लुक और पैदल डाक व्यवस्था दावा। ये दोनों ही महत्वपूर्ण थे, अश्व डाक व्यवस्था और पैदल व्यवस्था। इसके अंतर्गत उल्लुक के अंतर्गत अपन ऊपर देख चुके हैं, अश्व डाक व्यवस्था, घोड़े जाते। अब यहाँ पर प्रत्येक 4 मील
घोड़े बदलना। प्रत्येक 4 मील पर घोड़े बदलना। अगर इतने इतने दिन यात्री करते हैं और इतने इतने दिन बाद किसी जगह पर सामान या कोई चीज़ पहुंचाते हैं, तो उसके लिए यहाँ की संचार प्रणाली या जो डाक व्यवस्था बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही सुंदर। प्रत्येक 4 मील पर घोड़े बदलना। कैसे? जो घोड़े डाक लेके रवाना होते थे, वह घोड़े 4 मील के बाद में एक स्थान पर उन्हें रोक दिया जाता और उस स्थान पर दूसरे घोड़ों को वहां से रवाना कर दिया जाता। इसका मतलब जो घोड़े पहले जाते थे वह भी नहीं थकते और आसानी से अपने गंतव्य तक सही सलामत भी डाक भी पहुंचा देते या सामान भी पहुंचा देते थे। यहाँ पर हम ऊपर चीज़ देख चुके हैं कि सिंध से दिल्ली तक 50 दिन लगते थे, लेकिन गुप्तचर 8 दिन में पहुंचा देते। इसका कारण यही था। तो पहली व्यवस्था है उल्लूक, जो घोड़ों के द्वारा होती थी, और प्रत्येक 4 मील पर घोड़ों को बदल दिया जाता था। दूसरा है पैदल। इस पैदल व्यवस्था को दावा कहा जाता था। इसके अंतर्गत क्या थी? एक चीज इसकी तो बहुत बड़ी विशेषता थी, इसमें प्रत्येक, अब पैदल है तो अपन भी समझते हैं कि इंसान ही जाता होगा, यहाँ तो घोड़ों की व्यवस्था है, यहाँ इंसान पैदल जाता था। तो वो क्या करता, 1 मील के अंतर्गत, ये हमारी 1 मील की जगह है, इस 1 मील के अंतर्गत 3, यहाँ तो घोड़े 4 मील के बाद बदलते थे, लेकिन यहाँ पर हमारी जो पैदल व्यवस्था थी वह 1 मील में 3 बार बदल जाती। यानी हमारे घर से जो कोई भी इंसान रवाना होता वह 1 मील के अंतर्गत 3 बार बदला जाता और वह अपने साथ एक लोहे की छड़ और एक घंटी, इस तरह की चीज हाथ में लेकर जाते थे। इस जगह पर वह व्यक्ति जब पहुंचते या पहुंचता तो वह उसकी घंटी और छड़ से वह बजने लगती, और जैसे ही ये बजती, यहाँ से दूसरे व्यक्ति बाहर आ जाते, उस इंसान को वहीं पर रोक दिया जाता और वह सामान डाक जो भी है दूसरा व्यक्ति लेकर रवाना होता। और जब इस स्थान पर पहुंचता यही क्रिया दोहराई जाती, फिर इस स्थान पर पहुंचता यही क्रिया दोहराई जाती। तो इस तरीके से 1 मील में एक आदमी या जो भी डाक ले जाने वाले होते थे वह 3 बार बदलते थे। तो इस तरीके से वह 50 दिन का सफ़र 8 दिन के अंतर्गत तय करते थे। तो प्रमुख रूप से संचार प्रणाली के बारे में मैंने आपको बताया, ये आपके इम्पोर्टेंट भी है, और ये सारी चीज़ें इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत के रूप में भी लिखी है। एक चीज़ और, जब यह यहाँ पर आया तो उसे भारत की व्यवस्था ने बहुत ही प्रभावित किया और काफ़ी समय तक यह भारत में भी रहा। लेकिन अंत में मालदीव पर वह 18 महीने काजी के पद पर रहकर वापस अपने मोरक्को चला गया।